Welcome to my channel Foundation Classes students. This is my first lecture for the class 11th और आज हम लोग सबसे पहले इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन, दैट इज द वेक्टर। सो आज हम लोग वेक्टर के बारे में इस क्लास में बेसिकली पढ़ेंगे। ये आपको पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले एक और चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट एंड मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग को यूनिट डायमेंशन वगैरह पढ़ना है, तो उसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। वो ज़्यादा आपको अभी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि रियलिटी में वो एक अलग तरीके का चीज़ है। ये आपको समझ में आएगा, इसीलिए इसको हम पहला चैप्टर के रूप में सिलेक्ट किए हैं आपको पढ़ाने के लिए। वेक्टर ये पहला चैप्टर है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन इन प्लेन 2D। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन अभी तक हम लोग जानते हैं और उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D? D मतलब डायमेंशन समझिएगा। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी चलता है, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो, तो अगर कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसमें जो हमारा मोशन होता है, एक एक्सिस में जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, उस मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। सो वन डायमेंशनल मोशन के लिए क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया हमारा, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशनल मोशन? तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल एक प्लेन में चलने लगता है, एक प्लेन में ट्रेवल करता है, तो उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम अपने हाथ में एक गेंद लिए और उस गेंद को इस तरीके से उठा के ऊपर फेंक दिया। अगर आप गेंद को जब फेंकिएगा तो आप देखिएगा कि गेंद जो है इस तरीके से जाके गिरेगा, ऐसा। तो आप यहां पर देखिएगा कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया, इधर जो है वाई एक्सिस हो गया। अगर आप इस पोजीशन पर जाइएगा तो इस पोजीशन पर जब जाके देखिएगा तो आप देखिएगा कि ये गेंद जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है और वाई एक्सिस में जो है वो इतना ऊंचा है। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़िएगा, यहां पर पहुंचेगा तो आप देखिएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में यहां पहुंच गया और वाई एक्सिस में जो है उसका हाइट जो है यहां पहुंच गया। इस तरीके से इसका हाइट बढ़ रहा है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि यहां इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और वाई एक्सिस में जो है इस हाइट तक पहुंच गया, वो यहां पहुंच गए। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि एक जब गेंद को हम पैराबोलिक के तरीके से फेंक दिए हैं तो वहां पर वो एक तो एक्स एक्सिस में भी उसका मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वाई एक्सिस में भी उसका जो है हाइट बढ़ते चला जा रहा है। दोनों एक्सिस में वो चल रहा है। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आप अपने घर के सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप सीढ़ी के जो स्टेयरकेस होता है उस पर आगे बढ़ते हैं तो आपका हाइट भी बढ़ते रहता है और आप नीचे से एक्स एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन में आप चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि जब दो एक्सिस में आप अगर अपना डिस्प्लेसमेंट करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या हो गया? ये प्लेन हो जाता है, याद रखिएगा प्लेन। एक प्लेन में जब कोई पार्टिकल या बॉडी चलने लगता है तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन को थोड़ा सा समझिए। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन? थ्री डायमेंशनल का मोशन जिसमें हमारा स्पेस इंक्लूड हो जाता है, यानी कि प्लेन भी हो और उसके साथ स्पेस आ जाए। जैसे में एक पक्षी का उड़ना, एक बर्ड्स जो उड़ता है उसको आप ध्यान से देखिए, वो बर्ड्स ऐसे डाल पर से इस तरीके से उड़ा आगे की तरफ, फिर वो ऊपर गया ऐसे और फिर जाके ऐसे चला गया। तो ये जो है मतलब उसका जो तरीका है उड़ने का, एक ऐसे आया फिर ऐसे गया और फिर बाहर की तरफ ऐसे जो है वो निकल गया। यहां से आपको 3D में हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझिए, इससे उंगली से समझिए, ऐसे बाहर की तरफ जो है वो बाहर निकल गया। तो ये जो है उसका, ये जो उड़ा ये एक्स एक्सिस था, ये जो उड़ा है ये वाई एक्सिस हो गया और जो बाहर निकला वो जेड एक्सिस आ गया, जो कि स्पेस है। स्पेस में तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा जो होगा, स्पेस जब इंक्लूड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन।
तो पहले तो डायमेंशन समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D, 1D एंड 3D। 1D अगर आपको कोई बोलता है वन डायमेंशनल मोशन, तो आप सीधा सीधा कहिए कि कोई बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जब एक प्लेन में चल रहा है तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और जब कोई बॉडी एक स्पेस में चलते रहता है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन में हमारा ट्रेवल करता है। तो अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हमको स्टडी करना है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो पढ़ना है आपको वेक्टर। वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में भी आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वेक्टर का मिला होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है वेक्टर के बारे में। सो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेक्टर को समझने से पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। आप कुछ चीजों को यहां से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिनको जरूरत लगे कि हमको इसका नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स ले सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जितना भी मेजर करने वाला क्वांटिटी है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब जिसका मेजरमेंट हो सकता है, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन सारे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग इसमें लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, मतलब जितना भी मेजर करने वाला क्वांटिटीज होता है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी मेजर करने वाला क्वांटिटी होता है सबको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है मेजर करने के आधार पर उसको 3 पार्ट में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए। तो फिजिकल क्वांटिटी आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स। यहां पर नोट कर लीजिए, फिजिकल quantities are categorized in 3 parts। 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट में बांट लिए, जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो 1 नंबर में है स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा नंबर में जो आता है वो हमारा आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा नंबर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। दिस इज नॉट द टेंशन, टेंसर। ये 3 नंबर में हमारा जो आता है उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। टेंसर। अभी तक आप लोग 2 ही टर्म के बारे में जानते होंगे, स्केलर एंड वेक्टर। टेंसर आपको फर्स्ट टाइम जानने के लिए मिल रहा है कि ये भी एक क्वांटिटी होता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों को खत्म करने के बारे में, इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में, टेंसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टेंसर क्या होता है। सो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जितना भी मेजर करने वाला क्वांटिटी होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा हो गया टेंसर। स्केलर क्वांटिटी किसको बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो इसके डेफिनेशन से हम लोग पहले से भी मतलब कि अवगत है, हम लोग को मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। सच क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आप बोले कि भाई हमको 5 केजी चीनी चाहिए, तो वहां पर आप सीधा सीधा 5 केजी चीनी खरीद के ले आते हैं। वहां किसी डायरेक्शन का बात नहीं होता कि हाँ हमको ईस्ट डायरेक्शन में 5 केजी चीनी चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में हमको 5 केजी चीनी चाहिए। सीधा सीधा आप बोलते हैं कि हमको 5 केजी चीनी चाहिए। तो वो जो 5 केजी जो मेजरमेंट आप किए हैं सीधा सीधा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी का हम लोग डेफिनेशन नोट करेंगे। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी?
तो यहां पर लिख सकते हैं आप स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सच क्वांटिटीज having only magnitude, having only magnitude, no direction, no direction। वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए आप, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, मास। मास हो गया, जितना भी हम लोग जो मेजर करते हैं केजी में, है ना, 1 केजी आटा हो गया, 5 केजी चावल हो गया, है ना, 10 केजी हमारा दाल हो गया, तो ये सब जो हम लोग मेजर करते हैं मास को, वो सब स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा और क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी हम लोग जो बोलते हैं 5 जूल 10 जूल, लेकिन उसका डायरेक्शन हमको मालूम नहीं होता है, तो ये एनर्जी हो गया। टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन थोड़े मालूम होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस कौन से टेम्परेचर में, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो हो गया वो भी हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर, तो ये आप याद करके रखेंगे कि जो हमारा मास हो गया, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, दिस ऑल आर द स्केलर, वर्क डन भी इसमें आता है, ये सब हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और यही हमारा टॉपिक भी है, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ही हमारा टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो दूसरा नंबर है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ये क्या होता है, तो ये होता है सच क्वांटिटीज having magnitude as well as direction। ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग सच क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा कि हमें हाजीपुर से लालगंज जाना है, कितना डिस्टेंस है, तो आपने उसको बताया कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप चले जाइए, यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है हाजीपुर से लालगंज, और चले जाइए। वो आदमी जो है वहां से 20 किलोमीटर चला, और 20 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटा के बाद जो है वो पटना पहुंच गया। वहां जाके पूछता है कि भाई ये कौन सा जगह है, हम लालगंज पहुंच गए क्या? वहां का लोग बोला नहीं, आप तो पटना आ गए, लालगंज तो बहुत पीछे छूट गया। वो फिर से 20 किलोमीटर रिटर्न हाजीपुर में आया, और फिर दूसरे आदमी से पूछा कि भाई हमको 20 किलोमीटर यहाँ से लालगंज जाना है, कौन से डायरेक्शन में है? तब उसको डायरेक्शन बताया गया कि चलो ठीक है, आप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ से जाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जब आगे जाइएगा तब आपको लालगंज मिलेगा। तो उसके पास दोनों डेटा होना जरूरी था। अगर एक लोकेशन पर उसको पहुंचना था, एक पोजीशन पर पहुंचना था, तो उसके पास दोनों डेटा होना चाहिए था। एक डेटा ये होना चाहिए था कि कितना डिस्टेंस, और दूसरा कौन सा डायरेक्शन में है। तो ये जो हम यहाँ से इस तरीके से, मतलब यहाँ सपोज लोग कर लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमको जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का आपको दो चीज यहां से मालूम चलेगा, दो नॉलेज आपको होना चाहिए। एक तो कि इस लोकेशन तक हमको पहुंचना है, बी पर, बी पोजीशन पर जाना है, तो इस पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप सबसे पहले ये सर्च करते हैं गूगल मैप में कि भाई हमको जाना है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो आपको मालूम चला कि ये 10 किलोमीटर यहां से हमको आगे जाना है। पहला तो आप डिस्टेंस मालूम कर लिए कि 10 किलोमीटर जाना है। दूसरा और क्या मालूम करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। आप जिस लोकेशन पर पहुंच रहा रहता है उसका डायरेक्शन, की हमको कौन से डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में। तो आपको मालूम चला कि भाई ये
ईस्ट डायरेक्शन में जाना है 10 किलोमीटर इन ईस्ट। तो ये दोनों नॉलेज जो आपको मिल रहा है, एक तो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर जो है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो मेजरमेंट हो गया कि उन दोनों बीच का जो पोजीशन है, पॉइंट का जो पोजीशन का जो डिस्टेंस हो गया वो 10 किलोमीटर है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। और ये कौन से डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन हो गया वो ईस्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो जाता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है जो हमको ये दोनों इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहला हो गया हमारा इसमें, फॉर एग्जाम्पल में वेक्टर के लिए आप लिख लीजिए वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हो गया एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तीसरा हो गया फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, etc। और भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों मालूम रहता है, तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, की वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि जैसे कोई हमको यहां पर एक वैल्यू दिया a और इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा a जो है वो एक मैग्नीट्यूड होगा, कोई वैल्यू है। अब इसको हमको डायरेक्शन दिखाना, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन हम लोग एरो से दिखाते हैं। हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन हम लोग एरो से दिखाते हैं। सो इसके ऊपर, इसके हेड पर ऐसे एक एरो लगा दीजिए। ये जो एरो होता है, एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एरो। एरो को हम लोग वेक्टर से, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे ए वेक्टर, यानी कि ये हमको ये बता रहा है कि कोई पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में, जिधर हम लोग इसका डायरेक्शन करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल जो है वो जा रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते ए और ऐसा डायरेक्शन दे देते तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ए लिख के अगर ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है। ए मैग्नीट्यूड को दिखा देगा और जो डायरेक्शन है, जो यहाँ पर एरो का साइन है, वो डायरेक्शन को दिखा देगा। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए वेक्टर को हम लोग एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हम लोग वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। दिस इज द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। यहाँ पर ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, याद रखिएगा। इधर से इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, सब नीचे निगेटिव है, इधर जो है टोटल का टोटल पॉजिटिव। अब हम लोग को वेक्टर दिखाना हो तो हमेशा एक्स एक्सिस में जो हमारा वेक्टर के साथ जो चलता है, जो एडेड हमारा मैग्नीट्यूड चलता है, वो होता है आई। याद रखिएगा, आई वेक्टर। एक्स एक्सिस में जो रहेगा हमेशा आई वेक्टर रहेगा, वाई एक्सिस में जो होता है वो जे वेक्टर होता है और जेड एक्सिस में जो होता है वो के वेक्टर होता है। इस तरीके से एक्स एक्सिस में आई वेक्टर, वाई एक्सिस में जे वेक्टर और जेड एक्सिस में के वेक्टर। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। इस तरीके से ये पढ़ा जाता है, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो तीनों एक्सिस में याद रखेंगे। अब एक्स आई वेक्टर कहीं लिखा हुआ रहेगा, मतलब आपको समझ जाना है एक्स एक्सिस में जा रहा है। जे वेक्टर लिखा हुआ होगा, मतलब समझ जाना है वाई एक्सिस में जा रहा है। के वेक्टर लिखा होगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो जेड एक्सिस में जा रहा है। अब इसको देखिए, लिखने का एक हम तरीका बताते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक क्वेश्चन रहेगा किस तरीके से। जैसे यहाँ दे देगा ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस
3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। ये हमको एक लोकेशन दे दिया इस तरीके से कि a वेक्टर जो है वो 2i वेक्टर है प्लस 3j वेक्टर है माइनस 4k वेक्टर है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है। ये मतलब आप मीनिंग देख के क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे कैसे चल रहा होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे कि एक पार्टिकल है जो डायरेक्शन कर रहा है और वो तीनों में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में हो जा रहा है। कैसे कैसे गया होगा तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, यानी कि सपोज कर लो यहाँ इस पॉइंट से ये 2 मीटर आई वेक्टर दिया है। आई वेक्टर कहने का मतलब किस डायरेक्शन में अभी बताया है, एक्स एक्सिस में। तो ये 2 मीटर जो है इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस में गया, ऐसे ये एक्स एक्सिस में 2 मीटर, ये एक्स एक्सिस हो गया 2 मीटर गया। उसके बाद है प्लस, यहाँ प्लस का भी साइन देखना पड़ेगा, प्लस माइनस। जे में गया है वो, जे में गया है वो कितना 3 मीटर ऊपर की तरफ। तो जे किधर होता है, वाई एक्सिस में, यानी कि ये इसका टेल हो गया। ये जो है ये टेल होता है, ये हेड होता है। कोई भी जो वेक्टर आगे बढ़ता है वो हमेशा उसके हेड से बढ़ता है, टेल से नहीं बढ़ता है। यानी यहां से यहां आया एक्स में, यहां से ये ऊपर गया कितना 3 मीटर, तो ये गया यहां पर पहुंचा 3 मीटर। किस एक्सिस में है ये, वाई एक्सिस में है। कैसे मालूम किया हम कि ये एक्स में है वाई, देखिए आई लिखा हुआ है मतलब एक्स एक्सिस में, जे लिखा हुआ है मतलब वाई एक्सिस में, और जेड में कितना है 4 है, लेकिन यहां माइनस का साइन लगा हुआ है। अब तो तुम थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि माइनस है तो क्या होगा। तो अभी बताए हैं अंदर की तरफ प्लस होता है, बाहर की तरफ माइनस होता है, याद रखना। तो ये यहां से ऐसे बाहर की तरफ मतलब बोर्ड से बाहर निकलेगा, 3 डायमेंशनल होगा, 4 मीटर जो है बाहर निकल जाएगा, इस पोजीशन पर ऐसे पहुंच जाएगा। यहां पर 4 मीटर आके ये रुक जाएगा। तो ये एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस में एक पार्टिकल चला, जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हुआ। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट किए। फिर एक और देखिए, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिए, एग्जांपल समझिएगा तब जाके आपको वेक्टर का मतलब समझ में आएगा और रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। जिस दिन रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर में समझ गया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा है ए वेक्टर बराबर, यहां पर है 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। ये इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे आई वेक्टर है मतलब 2i, आई मतलब एक्स एक्सिस में। तो यहां से एक्स एक्सिस में कितना गया 2 मीटर, तो 2 मीटर ये एक्स एक्सिस में यहां इसका पहुंचा ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस। उसके बाद 4 मीटर गया है जे में वाई एक्सिस में, लेकिन यहां सामने माइनस है, माइनस का मतलब ऊपर के नीचे, तो नीचे, तो यहां से ये हो जाएगा ऐसे 4 मीटर, ये 4 मीटर यहां पहुंच गया वो पार्टिकल। यहां के बाद है 3 मीटर गया है के में, लेकिन प्लस है, प्लस मतलब अंदर की तरफ, ये यहां से अंदर गया होगा। तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड में होल्ड करके, तो आप उसको समझिएगा अंदर की तरफ ये कितना गया होगा 3 मीटर। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे खींच देंगे, एरो इस तरीके से खींच के दिखा देते हैं 3 मीटर, ये हमारा इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं। अगर ये नहीं रहता, ये वाला टर्म अगर नहीं रहता, सीधा सीधा हम लोग को अगर ये दिखाना रहता, तो इसी दोनों को दिखाना रहता, तो ये हमारा पॉइंट हो गया जहां से वो चला था। यहां से 2 मीटर एक्स एक्सिस में गया, 4 मीटर वाई एक्सिस में गया, वो ऊपर की तरफ नहीं जाके नीचे की तरफ गया क्योंकि माइनस है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहां से कहां पहुंचा, तो वो यहां से यहां पहुंच गया। इसको मिला दीजिए, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी यहां पहुंच गया। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप एरो उल्टा ले सकते हैं। ये एरो ऐसे आया है, ये एरो ऐसे आया, तो इसका मतलब नहीं कि इधर से ऐसे एरो डाल लीजिएगा, नहीं। जिस पॉइंट से वो चला है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट पर पहुंचा है वहां एरो देना है, तो इसका एरो ऐसे रहेगा, यहां पहुंच गया। इस तरीके से आप यहां से वो कितना चला, ट्रिगो लगा के, त्रिकोणमिति लगा के इसका जो है आप निकाल लीजिए। ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकाल लो, हम बता देंगे कि वो इतना दूर गया, वेक्टर जो है इतना दूर गया, उसका डायरेक्शन हमको मालूम चल रहा है। एक्स एक्सिस में इतना गया है, वाई एक्सिस में इतना गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ द वेक्टर। टाइप्स ऑफ द वेक्टर करने के बाद जो है इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, वेक्टर का क्या क्या टाइप्स होता है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ वेक्टर।
ए नंबर में है सबसे पहले नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। नल या जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वैसा वेक्टर का सबमिशन करिए या फिर उसका एडिशन करिए जिसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करके अगर लास्ट में आपको जीरो मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा वेक्टर हो जाएगा? जीरो वेक्टर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैव जीरो magnitude, the vector which have zero magnitude is called zero vector, is called zero vector। वैसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड आता है उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा हो गया हमारा नंबर 2 हो जाएगा जीरो वेक्टर के बाद, नल वेक्टर के बाद इक्वल वेक्टर। सो 2 नंबर में है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? कि इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों का अंदर का जो मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि अगर ये वेलोसिटी का लाइन है तो ये भी वेलोसिटी का लाइन होना चाहिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है वेक्टर में, ध्यान रखिएगा। अदर क्वांटिटीज जो होगा वो वेक्टर में कभी भी नहीं लिया जाता है, एक ही क्वांटिटी लिया जाता है। ये नहीं आप समझिएगा कि एक कोई जो है वेलोसिटी वाला लाइन जा रहा है, दूसरा कोई फोर्स का लाइन जा रहा है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे घटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ये वेलोसिटी का लाइन है तो ये भी वेलोसिटी का ही लाइन होना चाहिए। तो ए वेक्टर जो है वो कोई वेलोसिटी का लाइन था जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर भी जो है वो भी वेलोसिटी का लाइन है, वो भी इस वेक्टर में जा रहा है। अगर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर क्या हो गया? तो इक्वल वेक्टर में हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स हैव, if two vectors have same magnitude as well as direction, is called equal vector, is called इक्वल वेक्टर। इसको आप दिखा भी सकते हैं जैसे ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि दोनों के अंदर का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कैरेक्टर कहने का मतलब अगर ये वेलोसिटी का लाइन है तो ये भी वेलोसिटी का लाइन, अगर ये फोर्स का लाइन है तो ये भी फोर्स का लाइन, अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वांटिटी जो है इसमें नहीं लिया जाता है। तो ये दूसरा हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। ओके, तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसी में निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सी नंबर में है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब हो गया कि अगर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में चल रहा है और कोई दूसरा वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन दोनों का अलग हो गया, मैग्नीट्यूड भी दोनों का अलग ही रहेगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अगर होगा तो वो जीरो हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट होगा, जैसे मान के चलो किसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो 6 होगा ऐसे, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये होगा ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर का माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब हो गया व्हेन टू वेक्टर्स आर इन
अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव वेक्टर में when two vectors have different magnitude and irrespective डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे का अलग डायरेक्शन होगा, irrespective डायरेक्शन, तो उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर, इस तरीके से। तो ये हमारा निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो ये निगेटिव वेक्टर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, यूनिट वेक्टर ही इसमें मेन है। ये सब तो ऐसे ही डेफिनेशन जान लेना, यूनिट वेक्टर हम लोग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के आगे थोड़ा सा वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। तो जो नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे साथ बने रहिए। आगे हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।